स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस के तलबा LNE इम्तिहान की शर्त के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सड़क बंद करके एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से NLE इम्तिहान को ख़त्म करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस के तलबा NLE इम्तिहान की शर्त के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सड़क बंद करके एहतजाज किया जा रहा है। बात करेंगे असमत आवान से। असमत, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताइएगा कि NLE इम्तिहान है क्या, और दूसरा ये भी बताइएगा कि इन मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस की जानिब से NLE इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। और आज सुबह से ही जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर NLE इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और इस एहतजाज के दौरान जो यंग डॉक्टर्स हैं इनकी पुलिस से हाथापाई भी हुई है। हम सबसे पहले इन स्टूडेंट से पूछेंगे NLE इम्तिहान का है। ये सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए, NLE इम्तिहान है क्या? NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो कि फैटफ के बहाने से धोखेबाजी का कानून है। फैटफ के बहाने से इसे निकाला गया। जब अपोजिशन सारी बाहर थी, इन्होंने इसे धोखेबाजी से निकाल तो दिया। जब अपोजिशन से पूछा गया कि ये जो आपको ये PMC का कानून नया आया, आपने इसकी हमायत क्यों की, कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं। मतलब धोखेबाजी का कानून है। यानी पहले तो PMDC का कानून लागू होता था कि जो भी MBBS करके 1 साल की हाउस जॉब करता है उसके बाद वो लाइसेंस लेकर अपनी जॉब कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन करनी है तो CPS के पार्ट 1 का पेपर होता है, तो उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो अब ये जो NLE का रूल आया है, क्या हम इसको ये समझ सकते हैं कि जो MBBS स्टूडेंट करेंगे 1 साल हाउस जॉब करेंगे, उसके बाद NLE का इम्तिहान है, जो पास करेगा वही आगे अपनी लाइसेंस लेकर आगे अपनी सर्विसेज कर सकता है? क्या यही NLE का कानून है? ये हाँ, यही इन्होंने कानून बनाया। सारी दुनिया में भी ये एग्ज़ाम होते हैं, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देते हो और उसके बाद आपको रेजिडेंसी मिलती है स्पेशलाइजेशन की। ये क्या कहते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं चलेंगे। हमने कॉपी पेस्ट तो इंडिया का कर लिया, इंडिया का फुल ऑन कॉपी पेस्ट किया है कि और वैसे गालियाँ देंगे इंडिया ये और वो। कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या किया है, वो ये करते हैं रेजिडेंसी देते हैं। ये कहते हैं नहीं, हम आप उनकी कॉपी पेस्ट ये तो करेंगे कि एग्ज़ाम ले रहे हैं, लेकिन आपको रेजिडेंसी देने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, सीट देने के लिए आपको लेंगे, केस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और मेडिकल के स्टूडेंट मौजूद हैं। जी, ये मुझे बताइएगा, NLE इम्तिहान तो आपने बता दिया, आप एहतजाज क्या कर रहे हैं? आपका एहतजाज क्या है सुबह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NLE के बारे में हमारे मुतालबात बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। हम NLE के बारे में मुतालबात कई दफ़ा गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश किया, लेकिन हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि अगर आप NLE का इम्तिहान लाना चाहते हैं तो इसको कानूनी तौर पे जिन बैजेस पे ये लागू होता है उन पे लागू करें। ऐसे नहीं होगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर्स जो MBBS का इम्तिहान पास कर चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, या जो अभी 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनसे आप NLE लें। अगर आपने NLE का इम्तिहान लेना है तो नए स्टूडेंट से ये आपको स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हमारा ये है कि अगर आपने NLE का इम्तिहान लेना है तो FCPS पार्ट 1 को आप शामिल ना करें। आप एक इम्तिहान लें, या NLE लें या FCPS पार्ट 1 लें। ऐसा ना हो कि आप जो तालिब इल्म हैं उनको इम्तिहानात के एक चक्कर में घेरते जाएँ। दूसरा ये है कि NLE की पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रखी गई है। 70% पासिंग परसेंटेज किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई तालिब इल्म ये इम्तिहान पास नहीं कर सकता तो 15-16 साल की मेहनत के बाद जब वो डॉक्टर बनेगा तो वो बेरोज़गार बैठा होगा। क्या ये आप कर रहे हैं सलूक अपने पढ़े लिखे तबके के साथ? और अगर हम फिर रोड्स पे आते हैं तो कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा तबका है और ये ऐसा सलूक कर रहा है। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि हमारी पे जो है वो ज़्यादा की जाए। अगर आप FCPS को नहीं एक्सक्लूड करते और आप NLE लेते हैं तो उसके बाद हमारा ये मुतालबा है कि आप पे भी उस लेवल की दें जिनके सिस्टम को आप कॉपी। जी बिल्कुल, पे भी उन हिसाब से जिस सिस्टम को आप कॉपी कर रहे हैं। आपने यहाँ पर मुतालबात सुने, इनका यही मुतालबा है कि जो NLE इम्तिहान है ये फ़ौरन ख़त्म किया जाए। अगर नहीं ख़त्म करना तो जिस तरह PMDC का पहले कानून लागू होता था कि जो भी MBBS का इम्तिहान पास करेगा और 1 साल हाउस जॉब करने के बाद वो सर्टिफिकेट लेकर अपनी सर्विस कर सकता है। लेकिन अब NLE इम्तिहान पर ये होगा कि जो स्टूडेंट MBBS का इम्तिहान पास करेंगे वो 1 साल हाउस जॉब करने के बाद उन्हें ये NLE का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। जो इम्तिहान नहीं पास करेंगे वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने भी तालिब इल्म हैं उनका यही मुतालबा है NLE को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। अगर NLE को लागू करना ही है तो जो FCPS स्पेशलाइजेशन के लिए एक पेपर होता है उसको ख़त्म करके फिर NLE को लागू करें और जो तनख्वाहें हैं उनको बढ़ाया जाए। तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया आज़मत, आपने हमें अपडेट किया।
और पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 2600 अरब रुपए से ज़ायद का होगा। पंजाब में हुकूमत के ताउन से चलने वाली मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 300 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी देने की तजवीज़ है। सूबाई महसूलात कीमत में 3 खरब 70 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है और पंजाब में 6 अरब रुपए का दिया गया टैक्स रिलीफ वापस ले लिया जाएगा। मज़ीद इस बारे में जानते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा तजावीज़ के हवाले से। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत 14 जून को सोमवार के रोज़ अपना तीसरा बजट जो है वो पेश करने जा रही है और इस बजट का जो इब्तदाई तौर पर खदोहाल तैयार किए गए हैं उसका मजमूई हजम वो 26 खरब से ज़ायद का मुख्तस करने की तजावीज़ जो है वो पेश की गई हैं। और कल वज़ीर आला पंजाब को भी महकमा ख़जाना पंजाब और PND बोर्ड की तरफ से भी इब्तदाई तौर पर जो तैयार किए गए ड्राफ्ट हैं वो उनके सामने रखे गए। तो इन इब्तदाई तौर पर ड्राफ्ट के मुताबिक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें 300 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत देगी आवाम के लिए, जो कि पहले से जारी है। अब उसके साथ ही हुकूमत पंजाब ने 56 अरब रुपए का एक टैक्स रिलीफ जो है वो दिया था रवा माली साल के दौरान, लेकिन अब नए माली साल में वो 50 अरब टैक्स रिलीफ होगा, लेकिन उसमें 6 अरब का जो टैक्स रिलीफ दिया गया था आवाम को, शहरियों को, वो अब वापस ले लिया जाएगा, वो अब इम्पोज किया जाएगा शहरियों के ऊपर। इसमें ख़ास तौर पर आबियाना की अगर बात की जाए तो किसानों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा बोझ होगा कि किसानों पर आबियाना टैक्स की वसूली और ज़राई इनकम टैक्स की वसूली में मामूली सा इजाफा वो पंजाब हुकूमत करने जा रही है। और इसके अलावा भी कुछ सर्विस टैक्सेस हैं उनको दोबारा से नेट में शामिल किया जाएगा। अब इसके साथ ही सबसे अहम जो चीज़ होती है बजट में वो होती है डेवलपमेंट बजट। तो पंजाब हुकूमत ने पहले 500 अरब रुपए का एक डेवलपमेंट का जो एक ड्राफ्ट था वो तैयार किया, लेकिन अब उसमें मज़ीद इजाफा करते हुए उसका ड्राफ्ट जो है वो 560 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब इस बड़े 560 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबाजात में 200 अरब रुपए का फ़ंड सिर्फ जारी मनसूबाजात पर रखा जाएगा और 100 अरब रुपए से ज़ायद का बजट वो नए मनसूबाजात के लिए तजवीज़ दिया गया है। अब इसके साथ ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरे पंजाब में, ना सिर्फ लाहौर, पूरे पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के नाम से एक नया प्रोग्राम मुतारफ़ करवा, जिसका मकसद ये है कि हुकूमती अरकान असम्बली और उनके इत्तेहादी जो अरकान हैं उनके ज़िलों में ये फ़ंड जो है वो खर्च किया जाएगा। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि इतना बड़ा पैकेज जो है वो इसके लिए मुख्तस किया जा रहा है और ये आइंदा 3 सालों तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अब इसमें बजट में एक अहम चीज़ ये भी है कि टैक्सेस के हवाले से जो सूबाई महसूलात होते हैं, जो हुकूमत पंजाब का एक आमदन का तखमीना लगाया जाता है, वो 390 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है कि ये महसूलात और गैर सूबाई महसूलात जो हैं वो जमा किए जाएंगे। क्योंकि रवा माली साल में देखा जाए तो ये महसूलात जो हैं वो 350 अरब रुपए से ज़ायद थे, जिस पर हुकूमत पंजाब ने एक अच्छी कलेक्शन जो है वो ज़राए आमदन अपने हासिल किए। और इसमें जो सूबाई महसूलात हैं इसमें क्योंकि मुख्तलिफ टैक्सेस भी होते हैं, रिटर्न्स भी होती हैं जो कि हुकूमत पंजाब वसूल करती है शहरियों से, और इसमें PRA का, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का बहुत बड़ा किरदार होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है। और इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुख्तलिफ प्रपोजल थी वो भी मंजूर की गई, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टोकन टैक्स की फ़ीस में जैसे वफाकी हुकूमत ने उसकी सेल्स में कमी की टैक्स रिलीफ दिया, उसी तरह टोकन टैक्स में भी रिलीफ जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। और इसके साथ ही जो हाईवे और मोटरवे के अतराफ़ में जितने भी कमर्शियल इमारतें हैं अब उनको टैक्स नेट में शामिल करके उनसे इस साल में, नए माली साल में टैक्स जो है वो लाजमी वसूल किया जाएगा। और इसमें महकमा माहौलियात को देखा जाए तो माहौलियात के हवाले से भी मुख्तलिफ मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो लाहौर के अंदर बनाए जाएंगे, उसके लिए भी बजट जो है वो मुख्तस करने की तजावीज़ शामिल है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूबाई बजट से कबल वज़ीर आला पंजाब का अरकान असम्बली को एतमाद में लेने का फैसला, वज़ीर आला पंजाब अरकान असम्बली को इशाया देंगे। आपको बता रहे हैं कि सूबाई बजट से कबल वज़ीर आला पंजाब का अरकान असम्बली को एतमाद में लेने का फैसला। मज़ीद बात करने के लिए कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा क्या इत्तेहादी जमातों के अरकान भी इस इशाये में शिरकत कर रहे हैं और तरीन ग्रुप के अरकान भी इस जो इशाये में शिरकत करने आ रहे हैं? देखिए, तहरीन ग्रुप के जो अरकान हैं उन्होंने आज एक गैर रस्मी मुशावरती इजलास बुलवाया है, जिसके अंदर वो फैसला करेंगे कि कल वो इस इशाये और इजलास में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादातर अरकान हैं उनकी राय यही है कि इस इजलास और इशाये में शिरकत की जाएगी, क्योंकि अदालतों से भी इंसाफ मिल रहा है और बजट के अंदर भी इन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ मुशावरत करनी है, लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही है कि अरकान असम्बली जहांगीर तरीन ग्रुप के वो इस इशाये में शिरकत करेंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने जो इजलास बुलवाया है इसके अंदर तमाम अरकान असम्बली को बुलवाया गया है और एतमाद में लिया जाएगा बजट पर, और अपोजिशन की जानिब से जो एहतजाज की हिकमत अमली मुरतब की गई है उससे निपटने के लिए क्या तरीकाकार होगा, किस तरीके से असम्बली के अंदर कवर किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें कल इस गैर रस्मी इजलास में ज़ेर
زیر بحث آئیں گی اور وزیر اعلیٰ پنجاب اراکین اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ جی بہت شکریہ قذافی بٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اپنی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ترین گروپ کے متعدد ارکین اجلاس میں شرکت کے حق میں ہیں اور یہ عشائیہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے آنے والے بجٹ جو پیر کو پیش کیا جائے گا اس پر جو ہے وہ بات کی جائے گی اور اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اراکین اسمبلی کو عشائیہ دیں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ماحولیات کی ری اسٹرکچرنگ کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ ماحولیات کے ڈویژن اور تحصیل کی سطح پر دفاتر قائم۔ محکمہ ماحولیات میں 1300 نئی اسامیاں بھی منظور کی گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے کیسر کھوکر سے۔ کیسر کھوکر اپڈیٹ کیجیے گا۔ محکمہ ماحولیات کی ری اسٹرکچرنگ کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دی ہے اور ڈویژنل اور تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں پر اب جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کے دفاتر قائم ہوں گے۔ 1300 نئی اسامیاں جو ہے محکمہ ماحولیات میں پیدا ہوں گی۔ سیکٹری ماحولیات زاہد حسین کا کہنا ہے کہ اس سے گڈ گورننس میں بہتری آئے گی اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ کیسر کھوکر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ ماحولیات کی ری اسٹرکچرنگ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ماحولیات کے ڈویژن اور تحصیل کی سطح پر دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ساہیوال سے لاہور جعلی دودھ کی انٹری کی کوشش ناکام بنا دی۔ ڈیری سیفٹی ٹیم کی ملتان روڈ پر دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ، 4000 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ساہیوال سے لاہور جعلی دودھ کی انٹری کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ڈیری سیفٹی ٹیم کی ملتان روڈ پر دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ کی گئی، 4000 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دودھ میں پانی اور ڈٹرجنٹس جو ہیں وہ پائے گئے تھے اور اس کے علاوہ جو فیٹ ہیں وہ کم پائے گئے تھے، جس کی بنا پر اس دودھ کو تلف کر دیا گیا ہے۔ 4000 لیٹر دودھ ہے جو بتایا جا رہا ہے جس کی تلفی کی گئی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ساہیوال سے لاہور جعلی دودھ کی انٹری کی کوشش ناکام بنا دی۔ ڈیری سیفٹی ٹیم کی ملتان روڈ پر دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ کی گئی۔ مزید بات کریں گے عثمان علیم سے۔ عثمان علیم اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ساہیوال سے لاہور جعلی دودھ کی انٹری کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ڈیری سیفٹی ٹیم نے ملتان روڈ پر کارروائی کی جس میں دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی اور 4000 لیٹر ملاوٹی دودھ جو ہے وہ تلف کیا گیا۔ اسی طرح ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی اور ڈٹرجنٹ کی ملاوٹ جو ہے وہ پائی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا ہے کہ دودھ میں ٹھوس پن اور فیٹ کی کمی پائی گئی۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر گاڑی میں موجود 4000 لیٹر ملاوٹی دودھ جو ہے وہ موقع پر تلف کر دیا گیا ہے۔ جی موقع پر تلف کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عثمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چکن کی قیمتوں کی بات کریں، برائلر 15 روپے مہنگا ہو گیا، 277 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 روز میں برائلر 22 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ انتظامیہ مستقل بنیادوں پر قیمتیں کنٹرول کرنے یہ کہنا ہے شہریوں کا۔ بات کریں گے فصیح اللہ سے۔ فصیح بتائیے گا۔ اچھا بالکل، برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں کی بات کی جائے تو جو اس میں کمی کا سلسلہ جاری تھا وہ تھم گیا اور دوبارہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز 7 روپے کا اضافہ کیا گیا اور آج بھی جو ہے وہ 15 روپے فی کلو کے پیچھے بڑھا دیا گیا ہے، جس سے مرغی کا گوشت 262 روپے سے بڑھ کر 270 روپے جو ہے اس کو مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہوں، یہاں پر شہریوں کے اس حوالے سے کیا رہے ہیں ان سے جانیں گے۔ سر بتائیے گا، مرغی کے گوشت میں دوبارہ سے اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ انتظامیہ کنٹرول نہیں کر رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہے غریب لوگوں کے ساتھ۔ کل دیکھیں نا کتنا کم تھا، کل بجٹ آیا ہے، ان کا کام تھا ہر چیز سستی کرنا، وہ پھر بنا دی۔ غریب آدمی نے یہی کھانا اور کیا کھانا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ انتظامیہ بالکل فارغ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے کتنے بیچارے کس طرح پیسے اکٹھے کر کے لے کے آتے ہیں۔ چکن 270 روپے، 80 روپے، 300 روپے، 250 روپے، حالانکہ 150 چلو انتظامیہ کی ٹھیک ہے۔ اب انتظامیہ تو بالکل ہی اپنے ہاتھ بالکل فیل ہو گئی۔ بالکل جی، یہاں پر مزید بھی جو شہری موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ سر آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ پہلے کنٹرول کیا لیکن اب دوبارہ سے اضافہ شروع ہو گیا؟ یہ جب سے بجٹ آیا نا تو اس سے پہلے یہ کنٹرول کر رہے تھے تو ریٹ جو ڈاؤن ہو رہا تھا اور بجٹ ختم ہو گیا تھا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، یہ ریٹ لگا ہوا آپ کے سامنے، ابھی 277 روپے ریٹ چل رہا ہے اور میرے خیال میں کل یہ کم از کم 300 ہوگا۔
वो ये बढ़ता ही जाएगा, ये डाउन नहीं होगा। ये बजट के लिए इन्होंने शो कराया कि भाई हम रेट डाउन कर रहे हैं, तो रेट डाउन नहीं किया। खुदा के लिए ये गरीब आवाम है, रो रहे हैं, खुदकशियां लोग कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। एक मैंने आज अखबार में पढ़ा, उसकी माँ ने खुदकशी कर ली, खाना नहीं मिल रहा है, और उसकी बेटी ने जब देखा मेरी अम्मी फौत हो गई है तो उसने वो क्या नाम है, वो जहर पता नहीं क्या है, उसने पी के वो भी मर गई। तो खुदा के लिए ये वास्ता है कि कुछ न कुछ खुदा के लिए सवाम के लिए करो बस। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद थे और उनकी जानिब से यही इंतजामिया से अपील की गई है कि रेट बहुत शुक्रिया फसी, आप हमें अपडेट थे। महकमा एक्साइज माली साल के अख्ताम पर जून का टारगेट मुकम्मल करने के लिए मुतहर्रिक केनाल रोड, शादमान, इकबाल टाउन और समनाबाद, इसके अलावा गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में 4 करोड़ से जायद की 334 प्रॉपर्टियां सरबे मोहर कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज को डीजी एक्साइज की जानब से रमा माली साल के आखिरी माह में सिर्फ रीजन बी को 40 करोड़ टारगेट से इजाफी इकट्ठा करने का हुक्म दिया गया था, जिस पर डायरेक्टर रीजन बी फिजा शाह का कहना है कि तमाम टीमों को मुतहर्रिक किया गया है। कल और आज सुबह तक 334 प्रॉपर्टी सरबमोहर की गई हैं, जिसमें शादमान का इलाका है, केनाल रोड है, इकबाल टाउन, समनाबाद और के इलाके हैं, जहां पर 334 प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के घरों को सरबमोहर किया गया है। फिजा शाह का कहना है कि अब तक रीजन बी की जानब से 4 अरब से जायद का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया गया, जबकि 75 करोड़ से जायद का लग्जरी टैक्स इकट्ठा किया गया है। अगले चंद रोज में उनका कहना था कि जितनी भी घरों को हतमी नोटिस जारी किए गए हैं, अगर टैक्स अदा ना किया गया तो उनको सरबमोहर किया जाएगा। सरबमोहरी पे भी अगर टैक्स की अदायगी ना की गई तो कुर्की के अहकाम जारी किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अली साही, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने 63 साल पुराना ज़मीन के तनाज़े का फैसला पंजाब हुकूमत के हक में कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को शहरी को 1958 में ग्रो मोर फूड के तहत 30 बरस के लिए अलॉट शुदा ज़मीन वापस लेने का हुक्म दे दिया है। हाईकोर्ट ने 63 साल पुराने आराजी तनाज़े केस का फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने आराजी तनाज़े का फैसला हुकूमत के हक में कर दिया है। मजीद बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने 63 साल पुराने मुकदमे का फैसला कर दिया है और पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि 1958 में लीज पर दी गई ज़मीन का कब्ज़ा वापस लिया जाए, और ये भी हुक्म दिया गया है कि ज़मीन पर काबज़ शख्स से 63 साल के वाजबात वसूल किए जाएँ, लगान वसूल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने ये फ़ैसला जारी किया है और इस फैसले में करार दिया गया है कि पंजाब हुकूमत ने 1958 में ग्रो मोर फूड के तहत अराजी लीज पर थी, गुलाम रसूल समेत दीगर को ये अराजी दी गई थी, और इसके बाद ये साबित नहीं होता कि गुलाम रसूल ने इस अराजी को मज़ीद तोसी के लिए अराजी पे इसने कानूनी ज़ाब्ता पूरा किया हो, या इसने इस अराजी का जो कि 8 कनाल है इसके लिए दोबारा नीलामी में हिस्सा लिया हो। कोई ऐसी दस्तावेज़ात सामने नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि गुलाम रसूल जो है वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से और अदालतों में मुकदमात की वहाँ पे सुनवाई करके और वहाँ से स्टे लेकर मुख्तलिफ हीलों बहालों से इस अराजी पर काबज़ रहा है, और 1958 से लेके अब तक उसने इस ज़मीन के वाजबात और लीज का किराया। मलिक अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सेशन और सिविल कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। रोज़ाना 5 से 10 मुकदमात दायर होने लगे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस निपटाने के लिए 4 जज मुकर्रर किए गए हैं। मजीद बात करेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा। बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान में अपनी जायदाद बनाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड के मुकदमात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर बाकायदा 3 अदालतें जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बनाई गई हैं, जहाँ पर एक एडिशनल सेशन जज है और 3 सिविल जज हैं जो इन मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। इन अदालतों के अंदर हज़ार केस जो है वो इस वक्त ज़ेर समाअत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो जिन्होंने यहाँ पर केस दायर कर
रखे हैं वो छुट्टी लेकर ये अदालत में पेश होने के लिए आते हैं, लेकिन उनको यहाँ आने के बाद जब अगली तारीख दी जाती है तो वो नहीं आते। और इसी चीज़ का कब्ज़ा ग्रुप जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं और केस जो है वो इल्तवा में पड़े हुए हैं। लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मौजूद है, मुझसे इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो केस यहाँ दायर करते हैं उनको किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले ये बात कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है यहाँ पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जाके मेहनत करते हैं और अपने पैसों से ये पाकिस्तान में ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, लेकिन जब वो वापस चले जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे गुडा नासर हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेते हैं। और जब उनके लिए बेचारे कोर्टों में आते हैं, अपने केस दायर करते हैं, क्योंकि उन्होंने आना होता है, जब उन्हें छुट्टी बाहर से मिलती है तब आना होता है, तो उनके केस जो है वहाँ पर लिंक ऑन होते रहते हैं। जब वो छुट्टी पे आते हैं, एक डेट पे पेश होते हैं, अगली डेट वो लंबी डेट सब डाल देते हैं, तो उनका केस हाल ही नहीं हुआ। जिसकी वजह यही है कि केसेस जो है ओवरसीज़ पाकिस्तान के बेशुमार हो चुके हैं। 3 कोटे बनाने के बावजूद बेशुमार केस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान के जो यहाँ पे पेंडिंग है। मेरी सजेशन ये है कि अगर ये कोटे 3 बन गई हैं, एक अच्छा कदम है, लेकिन उनकी को टाइम फ्रेम दिया जाए ताकि जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान में शाहीन अतीक आप वेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गवर्नमेंट के तदरीसी हस्पतालों में डेंगू से मुतालिक तस्दीक का कोई टेस्ट नहीं है। आज तक सिर्फ निजी लैब ही मस्बत मामलात की तस्दीक कर रही है। सरकारी हस्पतालों में डेंगू टेस्ट की सहूलत नापैद हो गई है। टीचिंग और सरकारी हस्पतालों में अलाइजा टेस्ट नहीं हो रहा। टीचिंग हस्पतालों में NSO1 टेस्ट भी नहीं हो रहा। डेंगू टेस्ट ना होने से मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। डेंगू के केसेस प्राइवेट लेबॉर्ट्री से ही कंफर्म हो रहे हैं। बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। डेंगू बुखार के प्रोबेबल मुश्तबा मरीज़ जो हैं वो तो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके कंफर्मेशन के लिए कि वो डेंगू बुखार में मुब्तला हैं या नहीं, उनके जो टेस्ट हैं तशखीसी वो मैसर नहीं है सुगर टीचिंग अस्पतालों में। ना तो डेंगू का IgG IgM टेस्ट हो रहा है, ना ही NS1 की सहूलत जो है वो टीचिंग अस्पतालों में दस्तियाब है, जिसकी वजह से अभी तक रवां साल के दौरान किसी भी टीचिंग अस्पताल से जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो प्रॉबेबल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक भी केस कंफर्म नहीं किया गया। और तमाम तर मरीज़ जो हैं वो अब तक प्राइवेट लेबॉरेटरी से कंफर्म हुए हैं डेंगू बुखार के। शहर में इस वक्त ना सिर्फ कोरोना के टेस्ट की सहूलत टीचिंग अस्पतालों में मैसर नहीं है, बल्कि डेंगू बुखार जिसका ख़तरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है, उसके तशखीसी टेस्ट की सहूलत भी टीचिंग अस्पतालों में दस्तियाब है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई दारुल हुकूमत में कैंसर के मरीज ख्वार। महकमा सेहत की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। छाती के कैंसर की दवा लेट्रा सरकारी हस्पतालों से नायाब है। कैंसर की दवाई नायाब होने से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की जान को खतरा लाहक हो गया है। आपको बताते चलें कि सूबाई दारुल हुकूमत में कैंसर के मरीज ख्वार होने लगे हैं। महकमा सेहत की मुजरिमाना गफलत सामने आई है। छाती के कैंसर की दवाई लेट्रा सरकारी हस्पतालों में नायाब हो चुकी है। कैंसर की ये दवाई नायाब होने से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को जान का खतरा लाहक हो गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में कैंसर के मरीज जो हैं वो ख्वार हो गए हैं। महकमा सेहत की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। छाती के कैंसर की दवाई लेट्रा सरकारी हस्पतालों से नायाब हो गई है। मजीद बात करेंगे अजमत आवान। अजमत, बताइएगा ये दवाई कब से नहीं मिल रही है? अस्पताल इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत शहर लाहौर में कैंसर के मरीज सवार हो रहे हैं। जो महकमा सेहत की मुजरिमाना गफलत है वो भी सामने आ रही है, क्योंकि जो छाती के कैंसर की दवाई लेटेरा है ये सरकारी अस्पतालों से नायाब है। और जब सिटी 42 की टीम ने सिंग ऑपरेशन किया और अस्पतालों का जब दौरा किया तो हमने मेयो अस्पताल, जिना अस्पताल दोनों में गए। जब वहाँ पर जाकर हमने देखा तो ये दोनों अदवायात जो लिटेरा थी ये अवेलेबल नहीं थी। जब हमने उनसे मालूम किया कि लिटेरा की जो अल्टरनेट कोई दवाई है वो भी है, लेकिन उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि जो दवाई है ये 2 माह से ही नहीं आ रही है।
जबकि जब हमने अस्पताल इंतजामिया से इसके मुतालिक मौक़िफ़ लिया तो उनका ये कहना था कि कंपनी की तरफ से ये दवाई शॉर्ट है और 2 माह से जो कंपनी है वो हमें ये दवाई प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हुई है। जबकि जो दूसरे जो मरीज है और उनके लवाहिकीन हैं वो भी जब हमारी उनसे भी बात हुई तो उनको भी ये कहना था कि 2 माह से हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार से भी अपील की है कि इस दवाई की दस्तयाबी अस्पतालों में मुमकिन बनाई जाए। और जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि जो लिटेरा दवाई है ये ख़वातीन में छाती के कैंसर के इलाज जब सर्जरी या कीमोथेरेपी होती है उसके बाद दी जाती है, क्योंकि ये दवाई जो कैंसर को दोबारा आने से रोकती है। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये जो दवाई है ये अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है। जितनी भी जो ब्रेस्ट कैंसर की जो मरीज ख़वातीन हैं उनमें दोबारा कैंसर जो आने के खतरात लाहक हैं और तमाम जितने भी कैंसर के मरीज हैं उनकी जान को खतरा लाहक है। तो इन सब की जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार से दरख्वास्त है कि ये दवाई लिटेरा है, इसको सरकारी अस्पतालों में जल्द से जल्द इसकी दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जाए। जल्द से जल्द इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आज़मत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी पॉइंट। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इंटरनेशनल पोलियो ओवरसाइड टीम के अरकान माइकल गलवे और डॉक्टर क्रिस की लाहौर आमद। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक से मुलाकात की है और तारीखी मुकामात की सैर की है। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल पोलियो ओवरसाइड टीम के अरकान माइकल गलवे और डॉक्टर क्रिस ने लाहौर का दौरा किया है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक से मुलाकात हुई और तारीखी मुकामात की सैर की है। उन्होंने बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया है। इंटरनेशनल पोलियो ओवरसाइड टीम के अरकान माइकल गलवे और डॉक्टर क्रिस की लाहौर आमद। डॉक्टर क्रिस का ताल्लुक USA और माइकल गलवे का ताल्लुक कनाडा से है। ज़िला इंतज़ामिया ने माइकल गलवे और डॉक्टर क्रिस को लाहौर आने पर खुशामदीद कहा। माइकल गलवे और डॉक्टर क्रिस ने पोलियो मुहिम का जायजा लिया। पोलियो मुहिम में माहौलियाती नमूना जात के नेगेटिव आने पर DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक को मुबारकबाद दी। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की पोलियो मुहिम के दौरान भरपूर काविशों को सराहा भी गया। माइकल गलवे और डॉक्टर क्रिस का बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग और शाही कला, इसके अलावा शीश महल का भी दौरा, शायर मशरिक, मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी भी दी है। पोलियो प्रोग्राम इंचार्ज सुंदस इरशाद, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, ज़िला इंतज़ामी अफसरान भी उनके हमरा थे। बादशाही मस्जिद को किसने तामीर कराया, तारीख और नक्श निगारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शायर मशरिक की शायरी के हवाले से भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई। माइकल गलवे और डॉक्टर क्रिस को शाही किले का दौरा भी करवाया गया। शाही किला में मौजूद मुख्तलिफ अहातों का दौरा करवाया गया। मौसम की बात करें कि तो लाहौर का मतला गर्म और खुश्क है। आज पारा 42 तक जाएगा। सादिया खान से मजीद बात कर लेते हैं। सादिया, बताइएगा। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आज भी लाहौर में गर्मी का राज बरकरार है। खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 42 तक जाएगा। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि पंजाब के मैदानी इलाके, खासकर मुल्तान का जो इलाका है वहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा है। दर्जा हरारत वहाँ पर 45 रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि आज शाम के औकात में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कान हैं। इसी तरह से कल के दिन के हवाले से कहा यह जा रहा है कल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होगी। बहुत शुक्रिया सादिया खान, आप हमें अपडेट कर रही थी।